आज हम बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रीड करेंगे। ये है आपका बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बोर थ्योरी ने जब इतना कह दिया कि जब ये राउंडिंग मूवमेंट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को मेंटेन करते हैं, तो द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लाइन्स। दीज लाइन्स हैज बीन ग्रुप्ड इनटू separation and intensity decrease regularly toward a short wave length converging to a limit called the series of the limit। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम किसी भी the lines in each series, the lines in each series are such that their separation and intensity decrease regularly toward short wavelength converging to a limit called this series limit। और इसके बारे में बताया गया कि द सीरीज लिमिट आर लाइज इन द 3646 एंगस्ट्रॉम। ये सीरीज जो हमारी लिमिट रहती है वो 3646 एंगस्ट्रॉम पर रहती है। तो बियॉन्ड द सीरीज ऑफ दी फर्स्ट, उन्होंने कहा कि इस सीरीज में पहला आपका वेवलेंथ सीरीज कन्वर्ट हुआ वो है बाल्मर। पहला हमारा इसमें बाल्मर रहा और जिसकी वैल्यू रही लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर एन स्क्वायर और एन इज इक्वल टू 3, 4, 5 और आर की वैल्यू हमें मिल गई 1.097 10⁻⁷ मीटर -1। दूसरी हमें लाइमन मिली और लाइमन के लिए 1/λ और आर 1/1 स्क्वायर एन स्क्वायर, एन की वैल्यू मिली उन्हें 2, 3, 4। दिस इज द लाइमन। अच्छा, फिर पास्टन मिली, पास्टन 1/λ और ये आर 1/4 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 4, 5, 6। पास्टन के बाद ब्रैकेट मिली 1/λ इज इक्वल टू आर 1/4 स्क्वायर 1/n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 5, 6, 7 और फिर लास्ट में मिली 1/λ इज इक्वल टू आर 1/5 स्क्वायर n स्क्वायर और n इज इक्वल टू 6, 7, 8 और ये पिफुंड।
कौन सी पिफुंड मिली। तो ये हमें अलग अलग सीरीजें मिली हैं। तो बोर थ्योरी ने अपनी बातों में ये कहा कि ये जो हमारे पास एनर्जियां आ रही हैं ये सभी अपनी अपनी वेवलेंथ से कन्वर्ट है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम से जब ट्रांसफर कराते हैं इलेक्ट्रॉन वहां से फोटोन में कन्वर्ट होता है तो ये स्पेक्ट्रम बनाता है। और जब ये स्पेक्ट्रम बनाता है तो ये अपने साथ में बहुत सारे शॉर्ट वेव में कलर्स ट्रांस करता है। पहले कलर में वो लाइमन छोड़ता है, दूसरे में वाल्मर, तीसरे में आपका पास्चन और चौथे में ब्रैकेट और पांचवा लास्ट में ऊपर स्पेक्ट्रम छोड़ता है पी फुंड के बारे में। अब इस एनर्जी लेवल को उन्होंने बड़ा तरीके से क्लियर किया और बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो ये नंबर एक एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। ये क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम करते हैं। तो उन्होंने पहली बात में कहा कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh upon 2 pi. The electron moving any of the permitted orbit does not radiate energy. In spite of the acceleration toward the center of the orbit, the atom therefore is said to exit in a stationary state. Stationary state. और सेकेंड उन्होंने कहा कि दिस इज द एम्बिशंस ऑफ रेडिएशन बाय द एटम take place when an electron jump from one permitted orbit to another. The radiation is emitted as a single quantum whose the energy hν is equal to the difference of energy of the electrons in initial and final. तो यानी कि जो एनर्जी लेवल होता है वो इनिशियल में ग्रेटर होता है कंपेरिजन बिटवीन फाइनल से। तो थोड़ा इसके बारे में अब रीड करते हैं। तो देखो ये अपना एनर्जी लेवल शो करेगी। तो बोर्न ने आगे अपनी बात में फिर कहा कि ये स्पेक्ट्रम जो बनते हैं इनका भी एक रिलेशंस होता है, ये आते कहां से हैं, कैसे डेवलप होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये एटम है और इस एटम्स के अंदर ये सेंट्रल पार्ट है जिसके अंदर जेडी और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये सेंट्रल से इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में जब ये किसी गिवन वेलोसिटी v से मूवमेंट करते हैं तो ये अपने साथ यहाँ इनिशियल एनर्जी लेवल का मेंटेन करते हैं या ये फाइनल एनर्जी मेंटेन करते हैं। जबकि ये फैक्टर देखा गया कि जब ये इनिशियल ग्रेटर होती है फाइनल से। तो पहली बोर्ड ने अपनी बात में कहा कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूवमेंट बाई जे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फर्स्ट में एल इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। NH अपॉन 2 पाई। तो ये वैल्यू आपकी हो गई MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के साथ। MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दिस इज द एनर्जी लेवल EI इज इक्वल टू EF और ये H मील के साथ। अब ये अपने साथ यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मेंटेन करते हैं और ये पोटेंशियल एनर्जी भी मेंटेन करते हैं। तो ये हम पीछे क्लियर करके भी आए हैं कि ये किसी चार्ज की रिलेशंस की बात आती है तो नंबर एक है इनके बीच एक कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मेंटेन करता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा किसके बराबर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। FC इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर। तो M V का स्क्वायर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये Z E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R से R कट गया और 1 अपॉन 2 MV का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 एप्सिलॉन Z E का स्क्वायर अपॉन R के साथ। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई 1 अपॉन 8 एप्सिलॉन प्लस Z E का स्क्वायर अपॉन R के साथ।
अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है du अपॉन dr इज इक्वल टू ये एफ के, और एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, एफ की वैल्यू हमारे पास होती है ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी यू इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेट में 1/4 पाई की एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर आर इंटू डी आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन, और ये r-2 डी आर इंटीग्रेशन होता है इसका, तो जेड ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और -1/r के साथ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई कितनी, -1/4 पाई की एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। तो दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी, -1/4 पाई की एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। अब हमें ये मिल गया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी लेवल हो जाएगा आपका कितना, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये आपके पास है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर और -1/4 पाई की एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वैल्यू आपकी हो गई -1/8 एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। तो हमें एनर्जी लेवल मिल गया इसका कितना, ये -1/4 पाई की एप्सिलॉन और ये जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। ये इतना एनर्जी लेवल मेंटेन करेंगे अपने साथ, -1/8 एप्सिलॉन जेड ई के स्क्वायर के साथ। और जब इतना हमारे पास ये आ गया तो हम यहाँ एन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू निकाल दें। तो जब एन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम इसे कंज्यूम करते हैं, तो एम बी का स्क्वायर को हम यहाँ लगा दें, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है। अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यू लगानी है और लगाने के बाद ये टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा, टोटल एनर्जी लेवल निकाल लेंगे इसका। तो भाई ये हमारे पास था, तो ये वैल्यू आपका हो गया R = n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन और ये पाई m e के स्क्वायर के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी इसमें 8 पाई के साथ, पोटेंशियल हमने निकाल दी दोनों, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया। एनर्जी हमारे पास जो आई वो -4 अपॉन 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। तो पहला लेवल आ गया आपका कितना, EI = -4 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर n i का स्क्वायर, और EF की वैल्यू आ गई -4 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर 1/n f का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया h म्यू = EI, तो ये m e⁴ 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर और ये nf स्क्वायर n i का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमें मिल गया कितना, 1/λ और ये r कह सकते हो 1/nf स्क्वायर और ni के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमें मिल गया। अब ये जो हमारे पास जो सीरीज बनी, तो ये हमारे पास सब में अपनी स्पेक्ट्रम सीरीज को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है उसका स्पेक्ट्रम। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे
फोटोन में कन्वर्ट होंगे वैसे ही वो अपना स्पेक्ट्रम छोड़ेगा। अगर लोअर की बात करेंगे तो लाइमन रहेगा, उससे एक भी इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा तो वो आपका बाल्मर हो जाएगा। अगर उससे ऊपर का और इलेक्ट्रॉन्स हमारा बढ़ेगा तो ये आपका पास्टन हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा, फिर फुंड हो जाएगा, और इस तरह से ही अपने लेवल बनाते चले जाते हैं। तो पहले सीरीज में वो कहता है कि अगर n बराबर 1 है तो ये आपका लाइमन है, लाइमन, और n2 इज इक्वल टू 2 होता है तो ये बाल्मर है ना। और तीसरा है n3 इज इक्वल टू 3 तो ये आपका ब्रैकेट हो गया, और चौथा हो गया आपका पिफुंड, है ना, लाइमन, बामर, पास्टन एक और रह गया, और ब्रैकेट n3 इज इक्वल टू ये पास्टन है, ये पास्टन, और ये 4 ब्राह्मण, और ये 5 पिफुंड हो गया। ये इस तरह से अपना लेवल बनाते चले जाते हैं। फाइनल पर, इनिशियल से फाइनल पर ये वाली जो वैल्यू है ये NF को शो करती है, हायर से लोअर के बीच की। इसके बीच में हमें पता चलता है कि ये फलाना स्पेक्ट्रम छोड़ रहे हैं और ये कंटिन्यूट अपना इनफाइनाइट से हम इसके स्पेक्ट्रम को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे कम इलेक्ट्रॉन पर होगी। मैंने आपको बताया भी था कि इट इज द फ्रीक्वेंसी इनवर्सली 1/λ। अब लैम्डा की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो दिस इज द डिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे वो सबसे बड़ी वेवलेंथ बनाएंगे, जिसके उससे कम होते जाएंगे तो ये छोटे होते चले जाएंगे, और इस तरह से इसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो ये इन्होंने अपनी बात में कहा कि एन इंडिविजुअल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन एग्जामिन्ड अंडर ए हायर रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप इज फाउंड to be accompanied by a number of apparent line. This fine structure of the spectral lines cannot be explained by Bose theory, such as it can however be explained the relativistic variation in the mass of the electron spin are taken into account. Bohr theory cannot be explained the variation in intensity of a spectral line of an electron's intensity can be explained by quantum mechanics. The theory is only applicable to one electron atom such as hydrogen isotope, singly ionized helium, doubly ionized lithium. It does not explain the spectra of the complex atoms. The theory does not satisfactorily explain the distributions of electron in atom. ये theory electron distribution पर है, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे फोटोन के रूप में होते हैं। इसे हम जीमैन इफेक्ट भी कह सकते हैं। दी थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन द एनोमलस जीमैन इफेक्ट। ओके, ये हमारे पास इसका टॉपिक रहा, हमने इसको बहुत बारीकी से समझा, और आगे हम चलते हैं अब बोर थ्योरी को